नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल डिस्कस करूंगा जीएसटी आईएमएस के टॉपिक पर। जी हां दोस्तों, और मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल पर आईएमएस डैशबोर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट्स आता है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, मतलब आईएमएस में बिना किसी एक्शन के आप बिल्कुल सही आईटीसी क्लेम करेंगे और अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे। हमें आईएमएस में कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है और उस चीज को मैं आगे आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, जो आईएमएस जीएसटी पोर्टल पर एक्टिव हो चुका है पहले से ही, लेकिन डिपार्टमेंट को खुद नहीं पता है कि प्रैक्टिकल वे में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा रिसिपिएंट के ऊपर या सप्लायर के ऊपर। दोस्तों, इस पर अभी भी जीएसटी डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी दिया है। जो एडवाइजरी डिपार्टमेंट ने आईएमएस को लेकर भी बताया है, तो इस एडवाइजरी से पहले क्या ऐसी चीजें प्रैक्टिकल वे में रिसिपिएंट या सप्लायर के साथ नहीं होती रही होंगी, हो रही होंगी, लेकिन कंफ्यूज। इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि आईएमएस के सरदर्द में हमें पड़ना ही नहीं है। मैं आगे बताने वाला हूं किस तरीके से आपको काम करना है। सबसे पहले तो हम यह डिस्कस करेंगे कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने आईएमएस को लेकर एडवाइजरी दिया है, एडवाइजरी किस चीज का दिया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से उस एडवाइजरी को हम पहले समझेंगे। एडवाइजरी क्या है? मतलब जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट के आईएमएस में जो भी इनवॉइसेस या क्रेडिट नोट आ रहा है, अगर रिसिपिएंट उस इनवॉइसेस को, क्रेडिट नोट को गलती से रिजेक्ट कर देता है, तो फिर सप्लायर को क्या करना होगा। एडवाइजरी में ये चीजें बताई गई है। मैं अपनी तरीके से इसको डिस्कस करता हूं। मान लीजिए यहां पर तो एडवाइजरी में बताया गया कि गलती से रिजेक्ट कर दिया, ओके, लेकिन अगर रिसिपिएंट के पास जो इनवॉइसेज या क्रेडिट नोट आ रही हैं एक्चुअल में वह गलत है, उस रिसिपिएंट को उस इनवॉइस को क्लेम नहीं करना है, उसका क्रेडिट नोट नहीं है, एक्चुअल में गलत डाटा आ गया रिसिपिएंट के पास, फिर तो वह रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, मैटर क्लोज। लेकिन यहां पर बताया गया कि रिसिपिएंट के आईएमएस में जो इनवॉइसेज हैं सही इनवॉइसेज है, उसकी आईटीसी रिसिपिएंट को लेना है। जो क्रेडिट नोट आया है वह भी सही क्रेडिट नोट है, रिसिपिएंट को उस क्रेडिट नोट के सामने आईटीसी रिवर्स करना है। लेकिन रिसिपिएंट क्या करता है, गलती से रिजेक्ट कर देता है, इनवॉइस को रिजेक्ट कर देता है या क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर देता है, तो फिर क्या होगा, इस चीज को बताया गया है एडवाइजरी में। आइए हम एग्जांपल से इसको देखते हैं। मान लीजिए यहां पर एक सप्लायर है, सप्लायर ने सेल्स किया, उसने टैक्स इनवॉइस बनाया, टैक्स इनवॉइस बनाने के बाद उसने अपना जीएसटी R1 फाइल किया और जीएसटी R1 में अपने इनवॉइस को दिखा दिया। यहां पर रिसिपिएंट है, अब रिसिपिएंट के आईएमएस में यह इनवॉइस शो हुआ। अब आईएमएस में इनवॉइस हुआ तो उसको एक्सेप्ट करेगा, वह आईटीसी आपके जीएसटीआर 2B में जाएगा और 2B से आप जीएसटीआर 3B में रिसिपिएंट उसको क्लेम करेगा। यहां पर होता क्या है, जो इनवॉइस रिसिपिएंट के आईएमएस में दिख रहा है वह इनवॉइस बिल्कुल सही है और उस इनवॉइस का आईटीसी भी रिसिपिएंट को लेना है, लेकिन क्या खेल खेल में रिसिपिएंट ने गलती से उस इनवॉइस को रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट कर दिया, फिर जीएसटीआर 2B से गायब। अब उस आईटीसी को रिसिपिएंट क्लेम नहीं कर सकता और उधर सप्लायर को भी पता चल जाता है कि रिसिपिएंट ने इनवॉइस को रिजेक्ट किया है। तो लोगों का यह सवाल है कि सप्लायर को कैसे पता चलेगा कि रिसिपिएंट ने इनवॉइस को रिजेक्ट किया है। तो दोस्तों, जो आप आईएमएस डैशबोर्ड पर जाओगे तो वहां आपको दो ऑप्शन दिखेगा, इनवार्ड सप्लाई और आउटवार्ड सप्लाई। जो सप्लायर है वह अपने आउटवार्ड सप्लाई को चेक करेगा तो वहां दिख जाएगा कि कौन कौन से इनवॉइस के सामने उसके कौन कौन से रिसिपिएंट ने क्या एक्शन लिया है, रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट किया, कोई एक्शन नहीं लिया है, उसको दिख जाएगा। अब सप्लायर रिसिपिएंट को बोलता है कि ये तो सेल्स इनवॉइस आपकी थी, हमने आपको सेल्स किया, आपने इस इनवॉइस को रिजेक्ट क्यों कर दिया। तो यहां पर बताया गया कि रिसिपिएंट ने गलती से रिजेक्ट कर दिया। अब गलती से रिजेक्ट कर दिया, फिर तो उस मंथ के लिए आईटीसी गया रिसिपिएंट को, लेकिन रिसिपिएंट को उस इनवॉइस के सामने आईटीसी क्लेम करना है। फिर रिसिपिएंट सप्लायर को बोलता है कि आप ऐसा कीजिए कि इस इनवॉइस को दोबारा से हमारे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करवा दीजिए, जिससे मैं इसका आईटीसी क्लेम कर पाऊं। तो उसके लिए सप्लायर को क्या करना होगा, देखिए। अब पहले बात समझिए कि जो रिसिपिएंट के आईएमएस में इनवॉइस आया, जब उसने रिजेक्ट किया तो उसकी आईटीसी गायब,
और उधर जो सप्लायर की लायबिलिटी बनती थी उस सेल्स के सामने उसकी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। मतलब सप्लायर के लिए सेल्स भी खत्म, इधर रिसिपिएंट के लिए परचेज खत्म रिजेक्ट करने के बाद। लेकिन अब क्या होगा, अब सप्लायर को जो उसके रिसिपिएंट ने इनवॉइस रिजेक्ट किया है, फिर सप्लायर को उसी मंथ के GSTR1A में रिजेक्टेड इनवॉइस को सेम जिस तरीके से इनवॉइस थी पहले जो रिसिपिएंट ने रिजेक्ट किया है, उसी रिजेक्टेड इनवॉइस को एज इट एज अपने GSTR1A में दिखाना है। लेकिन उसी महीने में GSTR1A में तब दिखा पाओगे अगर GSTR1A फाइल करने का ऑप्शन है तो। मतलब अगर सप्लायर ने GSTR3B अपना नहीं फाइल किया है फिर तो GSTR1A में GSTR1A का ऑप्शन होगा, फिर GSTR1A में उसी मंथ में वो इनवॉइस को शो कर देगा जो रेसिपिएंट ने रिजेक्ट किया था। अगर सप्लायर ने GSTR3B फाइल कर दिया है तो फिर GSTR1A का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा, फिर सप्लायर जब नेक्स्ट मंथ में अपना GSTR1 फाइल करेगा तो GSTR1 में अमेंडमेंट वाले में जाकर उसी इनवॉइस को सेम उसी इनवॉइस को शो कर देना है। इससे क्या होगा, जब सप्लायर अपने GSTR1A में उस इनवॉइस को दोबारा शो करेगा या GSTR1 में अमेंडमेंट में जाके उस इनवॉइस को शो करेगा तो दोबारा से रिसिपिएंट के GSTR2B में वह इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिसिपिएंट फिर उस इनवॉइस का ITC क्लेम कर लेगा। और यहाँ पर इस प्रोसेस में जो सप्लायर होगा, सप्लायर की कोई लायबिलिटी डबल नहीं होगी। इस चीज को ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सप्लायर की लायबिलिटी डबल हो जाएगी, वह दोबारा एंट्री दिखा रहा तो ऐसा कुछ नहीं है। सप्लायर का कोई लायबिलिटी डबल नहीं होगी इस प्रोसेस में। ओके, इस तरीके से बताया गया है एडवाइजरी में। अगर रिसिपिएंट गलती से रिजेक्ट कर रहा है, देखो यहाँ ये प्रोसेस अगर गलती से रिजेक्ट कर रहा है तो करना है। अगर उसको रिजेक्ट ही करना है, गलत इनवॉइस थी तो रिजेक्ट कर देगा, इधर रिसिपिएंट की रिकॉर्ड से खत्म हो जाएगा, उधर जो गलती से गलत इनवॉइस सप्लायर ने अपलोड किया था उसका रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात हो रही कि गलती से रिजेक्ट किया तो यह प्रोसेस है। इसी तरीके से क्रेडिट नोट वाला मैटर है। सप्लायर ने क्रेडिट नोट बनाया, GSTR में दिखाया तो उस मंथ के GSTR1 में सप्लायर की लायबिलिटी कम हो गई। अब यह क्रेडिट नोट रिसिपिएंट के IMS में गया तो IMS में उस सप्लायर अगर क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करता है तो यहाँ सप्लायर की ITC कम हो जाएगी और उधर रिसिपिएंट की ITC कम हो जाएगी और उधर सप्लायर का लायबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या होता है कि यह क्रेडिट नोट बिल्कुल सही क्रेडिट नोट है और रिसिपिएंट को इस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करके अपनी ITC को कम करना था, उधर सप्लायर की लायबिलिटी कम होगी। लेकिन रिसिपिएंट क्या करता है, इस क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर देता है। अब जब ये क्रेडिट नोट रिसिपिएंट रिजेक्ट करेगा तो रिसिपिएंट की ITC नहीं कम होगी और उधर जो सप्लायर ने अपनी लायबिलिटी को कम किया था उस क्रेडिट नोट के सामने, उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ, अगर रिसिपिएंट क्रेडिट नोट को रिजेक्ट करता है तो सप्लायर के नेक्स्ट मंथ के 3B में लायबिलिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करता तब अपनी ITC रिसिपिएंट कम करता, फिर लायबिलिटी कम होती। अब रिसिपिएंट ने उस क्रेडिट नोट को जब रिजेक्ट कर दिया, अपनी ITC नहीं कम कर दिया तो सप्लायर की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इस केस में क्या हुआ, बिल्कुल जेन्युइन मैटर था। यहाँ पर सप्लायर ने रिसिपिएंट को बोला कि आपने इस क्रेडिट नोट को रिजेक्ट क्यों कर दिया, या क्रेडिट नोट तो आपको एंट्री करनी थी, या क्रेडिट नोट सही था, आपको ITC रिवर्स करना था, आपने रिजेक्ट क्यों किया। रिसिपिएंट बोलता है गलती से हो गया, ये भी मैटर गलती से हो गया, उसने गलती से रिजेक्ट कर दिया। तो क्या करना होगा, सेम प्रोसेस, फिर सप्लायर को उसी मंथ में अगर उसका GSTR1A का ऑप्शन है तो GSTR1A में जाके उसी मंथ में रिजेक्टेड क्रेडिट नोट, जिस क्रेडिट नोट को रिसिपिएंट ने रिजेक्ट किया था, सेम वही क्रेडिट नोट, वही अमाउंट, वही नंबर, सब कुछ GSTR1A में दिखा देगा। ओके, अगर GSTR1A का ऑप्शन नहीं है तो नेक्स्ट मंथ का जब GSTR1 फाइल करेगा सप्लायर तो GSTR1 में अमेंडमेंट में जाकर उस क्रेडिट नोट को दिखा देगा। इससे क्या होगा, फिर से सप्लायर के GSTR2B में वह क्रेडिट नोट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वह अपनी ITC कम करेगा और इधर सप्लायर का जो लायबिलिटी है वह कम हो जाएगी। ओके, इस तरीके से इनवॉइसेस या क्रेडिट नोट अगर आपका रिसिपिएंट गलती से रिजेक्ट करता है तो एडवाइजरी में बताया गया है कि यह प्रोसेस आपको अपनाना है, सप्लायर को यह काम करना पड़ेगा
और सप्लायर और रिसिपिएंट को आपस में बात करके। ओके, अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। क्या आईएमएस में एक्शन लेना जरूरी है? क्या हम आईएमएस में जाकर अपने जो आईटीसी में क्लेम करना है, आईएमएस में जाकर इनवॉइस को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, तभी हम अपनी आईटीसी क्लेम कर पाएंगे? दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूं, जो मैं करता हूं, इस तरीके से रिटर्न पर फाइल करता हूं, आईटीसी क्लेम करता हूं। क्या करना, देखिए, जिस मंथ का आपको अपनी आईटीसी क्लेम करना है, जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करनी है, तो आप आईएमएस में मत जाओ ना। आईएमएस में कब जाना है अभी उसको भी बताऊंगा। आईएमएस को मत देखो, आईएमएस में मत जाओ। सबसे पहले आपको अपनी आईटीसी को रिकंसिलेशन करना है, तो आप अपने जीएसटीआर2B को डाउनलोड कीजिए, जीएसटीआर2B, और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की आईटीसी को रिकंसिलेशन कीजिए। अगर आपका जीएसटीआर2B में की आईटीसी, बुक्स ऑफ अकाउंट की आईटीसी बिल्कुल मैच हो रही है, जो परचेज इनवॉइसेज आपकी बुक्स में है वही परचेज इनवॉइस आपके जीएसटीआर2B में है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक्शन ही मत लो, ना आप रिजेक्ट करो ना आप एक्सेप्ट करो, कोई एक्शन मत लो। अपनी जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर3B फाइल कीजिए। ऐसा अगर आप कोई एक्शन नहीं भी ले रहे हो तो माना जाएगा, डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा, मान लिया जाएगा कि आपने इनवॉइसेस को, डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया है। तो सिंपल सी बात है, आप 2B से रिकंसिलेशन कर लीजिए, अपना अमाउंट मैच कर लीजिए। अगर रिकंसिलेशन में कुछ ऐसी अमाउंट मिल रही है कि जो इनवॉइस आपकी है ही नहीं, गलत आ गई है, तो उस इनवॉइस को आप नोट करके आईएमएस में जाके रिजेक्ट कर दीजिए, अगर रिजेक्ट करना है तो। अगर नहीं जरूरत है तो आईएमएस में जाने की जरूरत नहीं है। इनवॉइस सप्लाई के लिए आप जीएसटीआर2B और बुक्स को मैच करके अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप आईएमएस में जाओगे फिर वही होगा, गलती से कोई एक्सेप्ट करना होगा, गलती से रिजेक्ट हो जाएगा, या रिजेक्ट करना था एक्सेप्ट हो जाएगा। तो वहां जाने की मतलब क्या है? 2B से रिकंसिलेशन कीजिए और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को 2B को रिकंसिलेशन करके अपने 3B फाइल कीजिए। आईएमएस में जाने की जरूरत जब पड़ेगी, तो कुछ इनवॉइस के लिए पड़ेगी तो आप जा सकते हो, लेकिन ऐसे जरूरत पड़े तो। लेकिन हाँ, अगर आप आउटवार्ड सप्लाई है तो आउटवार्ड सप्लाई के लिए आप आईएमएस में जाके अपनी आउटवार्ड सप्लाई को चेक कर लीजिए, क्योंकि आउटवार्ड सप्लाई में तो सारा पावर आपके रिसिपिएंट के हाथ में हो सकता है कि आपके रिसिपिएंट ने कोई एक्शन ले लिया हो, भाई गलती से एक्शन ले लिया हो, तो आपको वहां शो हो जाएगा कि आपके किसी रिसिपिएंट ने क्या कोई एक्शन लिया है, तो आप उसको चेक कर लीजिए। और इसके बावजूद मुझे लगता है कि आईएमएस में ज्यादा सरदर्द करने की जरूरत नहीं है। 2B बुक्स ऑफ अकाउंट को मैच करके अपना जीएसटीआर3B फाइल कीजिए, और इस तरीके से मैं फाइल करता हूं, क्योंकि आईएमएस को लेकर डिपार्टमेंट खुद ही कंफ्यूज है, क्योंकि आईएमएस जीएसटी पोर्ट पर कब एक्टिव हुआ और अब जाकर एडवाइजरी दिया जा रहा है कि ऐसा होगा तो ऐसा क्या करना पड़ेगा। इससे पहले क्या ऐसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन रिसिपिएंट और सप्लायर कंफ्यूज नहीं होंगे। एडवाइजरी जाके अब दिया, जैसे जैसे चीज इनकी समझ में आ रही है उस तरीके से एडवाइजरी दे देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। बाकी सबका काम करने का तरीका अपना अपना तरीका है, जिसको जैसे अच्छा लगता है, जैसे कंफर्टेबल होता है, उस तरीके से आप काम कर दीजिए। लेकिन मुझे जो लगा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया, बाकी आप लोग अपनी इच्छा के हिसाब से कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।